संसाधन एवं विकास चैप्टर आज पढ़ना है। सबसे पहले जानेंगे संसाधन क्या है, किसे कहते हैं संसाधन। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, एक संसाधन है। दोस्तों, हमारे बहुत सारे आवश्यकताएं हैं। इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्यावरण में बहुत सारे वस्तु मौजूद है। इन वस्तुओं को बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है। प्रौद्योगिकी को इंग्लिश में बोलते हैं टेक्नोलॉजी। मान लीजिए पता चला कि यहाँ पर कोयले का भंडार है, लेकिन कोयले को निकालने के लिए टेक्नोलॉजी उपलब्ध नहीं है, तो हम उसे संसाधन नहीं कहेंगे, क्योंकि हमारे पास कोयला को निकालने के लिए टेक्नोलॉजी नहीं है। अगर टेक्नोलॉजी नहीं है तो हम कोयला का उत्पादन नहीं कर पाएंगे। अगर उत्पादन नहीं कर पाएंगे तो उपयोग भी नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है। मतलब अगर हमारे पास कोयला को निकालने के लिए टेक्नोलॉजी है, तब हम उस कोयला को संसाधन कहेंगे। आगे है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, एक संसाधन है। वीडियो पॉज करके इसे याद कर लीजिए। अगर क्वेश्चन आए संसाधन क्या है या फिर संसाधन किसे कहते हैं, तो आप इस आंसर को लिख पाएंगे। अगर आपको आंसर कुछ बड़ा लग रहा है तो आप इतना सा हटा भी सकते हैं, आपकी मर्जी। अब है संसाधन का प्रकार। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को दो भागों में बांटा गया है। जैव संसाधन वे संसाधन जिनकी प्राप्ति जीवमंडल से होती है और जिसमें जीवन व्याप्त है, जैव संसाधन कहलाता है। इसे आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं, वे संसाधन जो सजीव होते हैं जैव संसाधन कहलाते हैं। तो जैव मंडल में किस प्रकार के संसाधन शामिल हैं? तो जिनकी प्राप्ति जीव मंडल से होती है और जिसमें जीवन व्याप्त है। अब जैव संसाधन के एग्जाम्पल को देखते हैं। एग्जाम्पल में है मनुष्य। दोस्तों, मनुष्य भी एक संसाधन है। दोस्तों, मनुष्य पर्यावरण में उपलब्ध पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित करते हैं। वनस्पति भी संसाधन है। मत्स्य, जिसे हम मछली बोलते हैं, वे भी संसाधन है। पशु भी संसाधन है। और जैव संसाधन देखते हैं, वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं और जैव संसाधन कहलाते हैं। और जैव संसाधन के एग्जाम्पल में है चट्टानें निर्जीव है, लेकिन हम इसका उपयोग करते हैं, इसीलिए यह एक संसाधन है। धातुएं, यह भी निर्जीव है, हम इसका उपयोग करते हैं, इसीलिए यह एक संसाधन है। तो हमने जाना, अगर संसाधन सजीव है तो हम उसे जैव संसाधन कहेंगे। अगर संसाधन निर्जीव है तो हम उसे अजैव संसाधन कहेंगे। वीडियो पॉज करके 2 बार पढ़ लीजिए। अब आगे संसाधन को समाप्यता के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन में है वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा पुनः उत्पन्न किया जा सकता है, नवीकरणीय संसाधन कहलाता है। दोस्तों, हमारे प्रकृति में बहुत सारे ऐसे संसाधन हैं जो कभी समाप्त नहीं होते हैं। इन संसाधनों को हम भौतिक, रासायनिक या फिर यांत्रिक प्रक्रियाओं के द्वारा पुनः प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार के संसाधन को हम नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। एग्जाम्पल में है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल, वन, ये सब नवीकरणीय संसाधन है। आज सूर्य उगा और सौर ऊर्जा के माध्यम से हमने बैटरी चार्ज किया। कल भी सूर्य उगेगा और सौर ऊर्जा के माध्यम से बैटरी चार्ज करेंगे। तो सौर ऊर्जा एक नवीकरणीय संसाधन हुआ। सौर ऊर्जा कभी खत्म नहीं होने वाली ऊर्जा है। आगे है पवन ऊर्जा, जल, वन, ये सभी नवीकरणीय संसाधन हैं। आगे है और नवीकरणीय संसाधन, वे संसाधन जिन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है या जिनका विकास एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में होता है और नवीकरणीय संसाधन कहलाता है। इससे पहले नवीकरणीय संसाधन में हमने पढ़ा वे संसाधन जिन्हें पुनः प्राप्त कर सकते हैं भौतिक, रासायनिक या फिर यांत्रिक प्रक्रियाओं के द्वारा। उसका उल्टा और नवीकरणीय में हो जाएगा वे संसाधन जिन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। बहुत से ऐसे संसाधन होते हैं जिनका विकास एक बहुत ही लंबे समय में होता है, लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में होता है। उन संसाधनों को भी हम और नवीकरणीय संसाधन कहेंगे।
और नवीकरणीय संसाधन के एग्जाम्पल में है खनिज। खनिज एक और नवीकरणीय संसाधन है। जीवाश्म ईंधन यह भी और नवीकरणीय संसाधन है। अब स्वामित्व के आधार पर संसाधन के प्रकार को जानना है। व्यक्तिगत संसाधन, इसमें है वे संसाधन जो निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में होते हैं, व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं। मतलब ऐसा संसाधन जिस पर निजी व्यक्ति का हक हो, निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में हो, उस संसाधन को हम व्यक्तिगत संसाधन कहेंगे। व्यक्तिगत संसाधन के एग्जाम्पल में है बाग। बाग बगीचा होता है वो निजी व्यक्ति का होता है। चारागाह जहाँ गाय भैंस आदि चरते हैं वो भी निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में होता है। कुआं हुआ, खेत हुआ, ये सब निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में होते हैं। तो हम इन संसाधनों को व्यक्तिगत संसाधन कहेंगे। अब है सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन, इसे हम सामुदायिक संसाधन भी बोलते हैं। इसमें है वे संसाधन जो समुदाय के सभी सदस्यों को उपलब्ध होते हैं, सामुदायिक संसाधन कहलाते हैं। इससे पहले व्यक्तिगत संसाधन में था वे संसाधन जो निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में होते हैं। यहाँ पर है सामुदायिक, मतलब किसी समुदाय का संसाधन। तो जो भी संसाधन किसी समाज के समुदाय के सभी सदस्यों के लिए उपलब्ध हो, वे संसाधन को हम क्या कहेंगे? सामुदायिक संसाधन। एग्जाम्पल में है तालाब। तालाब का उपयोग समुदाय के सभी सदस्य कर सकते हैं। शमशान भूमि। शमशान भूमि किसी पर्सनल आदमी का नहीं होता है। शमशान भूमि का उपयोग समुदाय के सभी सदस्य करते हैं। उसी प्रकार खेल का मैदान, पिकनिक, सार्वजनिक पार्क इत्यादि समुदाय के सभी सदस्यों को उपलब्ध होते हैं। अब आगे है राष्ट्रीय संसाधन। तकनीकी तौर पर देश में पाए जाने वाले सारे संसाधन को राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। दोस्तों, देश में जितने भी तकनीकी तौर पर संसाधन पाए जाते हैं, सारे संसाधन को राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। एग्जाम्पल में है खनिज पदार्थ, जल संसाधन, वन इत्यादि। जितने भी खनिज पदार्थ होते हैं, जल संसाधन होते हैं, वन होते हैं, ये सारे राष्ट्रीय संसाधन हैं। दोस्तों, आप एक बात ध्यान में रखना कि देश की सरकार को कानूनी अधिकार है कि वह व्यक्तिगत संसाधन को भी आम जनता के हित में उपयोग कर सकती है। आपने देखा होगा कि सड़कें, नहरें और रेल लाइनें व्यक्तिगत स्वामित्व वाले खेतों पर बनी हुई होती है। तो आप ध्यान में रखना कि सरकार के पास कानूनी अधिकार है कि वह निजी व्यक्तियों का संसाधन अपने प्रयोग में ले सकता है। अब आगे है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। इसमें है तट रेखा से 200 समुद्री मील की दूरी के बाद खुले महासागरीय संसाधन अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। 200 समुद्री मील, ये अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो किसी देश के तट रेखा से, मतलब कि उस देश के अंतिम छोर से, चाहे वो उत्तर हो, दक्षिण हो, पूरब हो, पश्चिम हो, किसी दिशा में 200 समुद्री मील की दूरी के बाद जो भी महासागरीय संसाधन होगा, वे सारे संसाधन अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। आगे है इन संसाधनों पर किसी देश का अधिकार नहीं है। इन संसाधनों को अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति के बिना उपयोग नहीं किया जा सकता है। दोस्तों, अगर कोई देश समुद्र के निकट बसा है और वह 200 समुद्री मील की दूरी के बाद वाले संसाधन का उपयोग करना चाहता है, तो वह देश उस संसाधन का उपयोग नहीं कर पाएगा। उस संसाधन का उपयोग करने के लिए उस देश को अंतर्राष्ट्रीय संस्था की सहमति लेना होगा। एंड थैंक यू। इस वीडियो में यहीं तक। इसके बाद अगले वीडियो में बताया हूँ। आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके भूगोल में जाकर वीडियो देख सकते हैं। आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास पहुंच जाए। अगर वीडियो का नोटिफिकेशन चाहते हैं तो बेल आइकॉन भी प्रेस कर सकते हैं। एंड थैंक यू।